अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट से LNG खरीदने में नाकाम हो गया है क्योंकि LNG सप्लायर्स ने पाकिस्तानी टेंडर्स का जवाब नहीं दिया और इंटरनेशनल बैंक्स पाकिस्तान की LC खोलने को तैयार नहीं हैं। इससे पहले ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट दी थी कि अक्टूबर तक IMF से नए प्रोग्राम पर बात हो सकती है, इसलिए दिसंबर तक पाकिस्तान को डॉलर महफूज बनाने की ज़रूरत है। अहम बात यह है कि अक्टूबर या नवंबर में आम तौर पर इंतखाबात का वक्त होगा। अगर इलेक्शन होते हैं तो नई मुंतखब हुकूमत होगी। क्या IMF नए मैंडेट के साथ आने वाली हुकूमत का इंतज़ार कर रहा है? इन हालात में चीन $1 अरब का कर्जा जो है वो रोल ओवर कर दिया है, जिसका एतराफ़ आज वज़ीर आज़म ने भी किया है। Pakistan is faced with economic challenges and we are engaged with IMF trying to finalize a 9th review, but there has been inordinate delay. China once again came to our help and our rescue. Other than China, we have our great क्योंकि मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब रह गए हैं, लिहाजा एक बात क्लियर है कि मुस्तकबिल का मुल्की मंजरनामा सियासी और मुआशी बहरान के इंटरप्ले पर मुनहसर है। यानी सियासी फैसलों पर मईशत और मुआशी फैसलों पर सियासत असरअंदाज होगी। यह भी आम है कि IMF ने बजट को मुस्तरद करके सियासी इस्तेहकाम और फिस्कल डिसिप्लिन पर जोर दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि सियासी इस्तेहकाम इलेक्शन से आएगा। बजट पर भी पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद कर दिया है। इसको ख़त्म करने के लिए कल नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद की मुलाकात हुई है। इसका आज दूसरा दौर हुआ। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया, लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी के मुतालबे के मुताबिक सैलाब फंड्स की यकीन दहानी नहीं कराई गई। इस दौरान आज पीपल्स पार्टी के ज़राए के हवाले से यह खबर आई है कि JUI ने नून लीग को कौमी असम्बली की मुद्दत 6 माह तक बढ़ाने की तजवीज़ दे दी है। ताहम ये तजवीज़ पीपल्स पार्टी से शेयर नहीं की गई क्योंकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। बिलावल भुट्टो स्वात जलसे में इत्तेहादियों को हिम्मत पकड़ने का मशवरा दे चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान के हालिया बयानात अक्टूबर या में इलेक्शन के इनेकाद पर सवाल उठा रहे हैं। हम इलेक्शन के लोग हैं। अब है ये कि मुल्क की सूरत हाल क्या है। इस मुल्क की सूरत हाल को हम क्या नए हंगामों के नए प्रैक्टिसेस के पेड़ चढ़ा दें, या ये कि कुछ मुल्क को अपने हालात को खड़ा करके चलाएं। इंतखाबात मुनासिब हैं, इस हमारे पास आइन भी है, हमारे पास कानून भी है, थोड़ा वही रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। देखना यह है कि क्या हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें मुस्तकबिल की सियासी बिसात पर एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रही हैं। क्या इलेक्शन का इनेकाद वक्त पर हो सकेगा और क्या सिर्फ इलेक्शन इनेकाद से मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा? अगर नहीं तो फिर क्या हो सकता है? इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद सीनियर तज्जियाकार अतर काज़मी साहब, सना बुच्चा साहिबा, और क्योंकि अब JUIF की तरफ से एक मौक़िफ़ आया है जिसमें उन्होंने तजवीज़ दी है इलेक्शन के इनेकाद को आगे करने के लिए, उसके लिए हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे और फिर जो है वो कुछ एक अभी हम देख रहे हैं कि एलामिया भी जारी हुआ है जिसमें एक काउंसिल बनाई गई है इकनॉमिक इशूज़ से निपटने के लिए। तो हम जो है वो उसका भी ज़रा जायज़ा लेंगे और इस पर हम बात करेंगे। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, ओके, कोशिश कीजिएगा कि उनसे ज़रा रब्ता हो जाए, फिर हम इस पे बात कर लें। सना साहिबा, आपको क्या लगता है, आप इलेक्शन वक्त पर होता देख रही हैं या असम्बली जो है वो आपको लगता है उसकी मुद्दत में तौसी हो जाएगी? आपके क्या एनालिसिस है सिचुएशन पे? देखिए, मेरा ख्याल है कि तो अदम एतमाद जब आया था तब भी प्लान यही था कि अदम एतमाद लाने के बाद इमरान खान साहब को वोट आउट करने के बाद ही इलेक्शंस का इनेकाद हो जाएगा। लेकिन उस वक्त ज़ाहिर है माशी मामलात ऐसे थे, किसी को भी जानते बूझते तो कोई भी अपनी इस माशी मुसीबत अपने गले तो नहीं लगाता, लेकिन उन्होंने किया
और इस पर हमने इनको कहा भी कि बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गलती को कायम रखा, फिर गलती को चलाते भी रहे, सुधारने की कोशिशें बिल्कुल ही ज़ाया चली गई। अब मामला यहाँ आ गए हैं कि दिन रात शहबाज शरीफ साहब कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा। अब चीन से जो खतीर रकम मिली है वो कितने दिन चल सकती है वो उसका इल्म नहीं है, लेकिन ये मुझे ये यकीन है कि असम्बलियाँ 2 महीने में जो उनकी तहलील होनी है, उनका जो है डेट, उस पर तहलील हो जाएंगी। इंतखाबात इंटरिम सेटअप में कितना लंबा चलते हैं और कितना टाइम पीरियड लगता है, मेरा ख्याल है वहाँ सवालिया निशान ज़्यादा हैं। ये इस हुकूमत को असम्बली तहलील करने में कोई सवाल या कोई इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। उन्होंने करना है, जो बजट उन्होंने पेश किया उसके बाद उनको ज़्यादा रुकना भी नहीं चाहिए, ना वो रुक सकते हैं। उसके बाद अगर कोई ऐसी बात है तो इंटरिम सेटअप में आगे आ जाएगी, जिसकी तरफ निशानदेही हम पहले भी करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जब इनके हाथ से भी मामला निकल जाएंगे तो फिर ये फिर आवाम के पास आएंगे। अब जाहिर है क्योंकि एक पार्टी का आप इख्तिताम तो कर सकते हैं, उसको आप बंद तो कर सकते हैं, उसको वोटर को तो पाबंद नहीं कर सकते। तो आपने अभी ये पूरी जो एक सराउंडिंग पीटीआई का वोट रह गया है उसको भी आपने उसको दम तोड़ते हुए देखना तो है, उसके लिए वक्त दरकार है। ओके, हाफिज अब्दुल्ला साहब, पीपल्स पार्टी के ज़राए कोट कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो आप लोगों का कल से ये जिक्र चल रहा है 2 दिन से कि आप लोग ये तजावीज़ दे रहे हैं, आप इस खबर की तस्दीक या तरदीद करेंगे? क्या चाहते हैं आप लोग कि ये कितना एक्सटेंड हो और क्यों हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अजल भाई और आपके दिगर मेहमान सना बुच्चा साहिबा और काजिम साहब को मेरे तरफ से सलाम। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि कितने एक्सटेंड होंगे, मेरे ख्याल में ये जो भी सवालात मैं सुन रहा हूँ या तजिया सुन रहा हूँ मुख्तलिफ एंकर पर्सनस के या तजिया निगारों की, ये मफरोज़े पर मबनी है। इसमें उसूली तौर पर कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि अभी तक हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें और पीडीएम में शामिल जमातों का अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियली रस्मी बैठक नहीं हुई है जिसमें ये डिस्कस हुई है, फैसला तो दूर की बात कि हम इलेक्शन में ताखीर करेंगे, बल्कि आईनी तकाजा ये है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके मौजूदा हुकूमत और मौजूदा असम्बलियों को रुखसत होना चाहिए। आइन का तकाजा ये है, अभी तक तो फैसला भी यही है। तो अब्दुल्ला साहब, जब मौलाना साहब ये कहते हैं कि मईशत को हंगामों की नज़र नहीं कर सकते और ये एक बात निकल रही है बार बार के सिचुएशन, क्योंकि कल भी PMLN के जो लोग मेरे पास थे उनसे भी जब बात हो रही थी तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा तासुर मिल रहा है कि वो भी ये कहते हैं जाहिर है कि अभी कुछ इकदामात ऐसे करने हैं। उसमें 2 इकदामात है ना जी, एक तो चेयरमैन PTI पे एक्शन है, दूसरा ये मसला है कि आपका ये इकॉनमी वाला इशू भी अपनी जगह पर अभी IMF के साथ मामलात नहीं हो रहे। तो एक हिंट ये मिलती है कि हालात को भी देखेंगे कि हालात असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने पर फ़ौरन चले जाएं घर या एक्सटेंड कर दें। बातचीत तो हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही। मौलाना साहब क्यों कहते हैं कि हालात की नज़र नहीं कर सकते, वरना तो आपकी बात उसूली तौर पर ठीक है कि जब टाइम ख़त्म होगा तो चले जाएंगे। देखिए अजल अब्बासी साहब, उसूली तौर पर मैंने जो बात की आपको, इंफरादी तौर पर हो सकता है किसी की ख्वाहिश ये हो कि एक्सटेंशन होनी चाहिए और इंतखाबात में तासीर होनी चाहिए, और ये रीजन जो माशी हालात या माशी बदहाली को सामने रखते हुए हो सकता है कि इलेक्शन में इल्तिवा और तासीर हो, या दीगर वजूहात वो सामने रखते हैं। ये किसी की इंफरादी राय 2 बंदों की 5 की हो सकती है PMLN में या JUI में, लेकिन मैंने आपको जो बात की वो ये कि ऑफिशियली और रस्मी तौर पर PDM की प्लेटफार्म से या हुक्मरान इत्तेहाद की प्लेटफार्म पर या लीडरशिप की प्लेटफार्म पर आज तक ये मसला डिस्कस ही नहीं हुआ है। तो अगर मैं ये पूछूं उसूली तौर पर आपकी पार्टी में ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए, तो ये दुरुस्त है? फिलहाल फैसला यही है कि इलेक्शन वक्त पर होनी चाहिए, लेकिन आगे देखते हैं सूरत हाल क्या बनती है। अभी ईद के बाद बैठक होगी इत्तेहादी जमातों की और हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों की और PDM की सरबराहों की बैठक होगी। ईद के बाद क्या फैसला करेंगे वो खुद सामने आएगी। पीपल्स पार्टी तो इसके हक में नहीं है सर, नून लीग
मुबहम है और आप लोग भी जो है वो, चलें इसको ज़रा एक तरफ करते हैं, ठीक है मसला। मुझे अब ये बताइएगा ये केपी में क्या चल रहा है? पीटीआई पीपल्स पार्टी जो है बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है कि सब कुछ मौलाना साहब की पार्टी को दे दिया, हमें वहाँ अकोमोडेट नहीं कर रहे। कल भी कुंडी साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो भी ये बात कर रहे थे कि गवर्नर केपी के इक़दाम जो हैं उस पर हमें रिजर्वेशंस हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है। कि मेरे ख्याल में अदिल अब्बासी, ये जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें हैं या पीडीएम में शामिल जमातें हैं, उनकी भी रिजर्वेशन है, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है वो मुनासिब ये नहीं है उसूली तौर पर कि हम मीडिया पर इसको उठाएं या जलसों में उठाएं। जो भी बात हो वो हम फोरम पर उठा सकते हैं। अगर उनको कोई गिला कोई शिकवा है गवर्नर से तो बिलावल साहब बात मौलाना फजल रहमान साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब बात कर सकते हैं मौलाना फजल रहमान साहब से। इसमें कौन सी बात है, कौन सी कबाहत है? बजाय इसके कि हम मीडिया पर एक क्यों कर रही है पीपल्स पार्टी ऐसा कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। इससे हालात मजीद और आपकी सियासी सूरत-ए-हाल मजीद मुस्तहकम होगी। आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? क्या इलेक्शन करीब आने वाला है इसलिए, या वाकई कुछ उनको जो है नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए आदिल साहब, ये आप जिसने आपको कहा है, फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा या जिसने भी कहा, ये आप उनसे पूछे कि आप क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आप सर वो कह तो रहे हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी आपको याद है 2-3 बातें थी। ये जो नजम सिटी वाली बात थी और नादरा के चेयरमैन तारिक मलिक की बात थी, और लिहाजा इन इश्यूज को वज़ीर-ए-आज़म के सामने उठाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही नजम सिटी मतलब दस्तबरदार हो गए, वो चले गए, तो सारे मसाइल हल हो गए। तो आपके ख्याल में ये जो चेयरमैन नादरा और नजम सेठी वाला यानी चेयरमैन पीसीबी वाला मसला था, इसकी वजह से पीपल्स पार्टी ज्यादा डिस्टर्ब थी? लगता यही है, तासुर यही है। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी पार्टियों को रियासत का सोचना चाहिए, कौम का सोचना चाहिए, माशी इस्तेहकाम का सोचना चाहिए। अगर इस किस्म की बातें हम करेंगे तो कौम कैसे इत्मीनान करेगी हम पर? तो पीपल्स पार्टी थोड़ी सी जो है वो गैर संजीदा सियासत कर रही है। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गैर संजीदा सियासत कर रही है ना। मैं वो बात नहीं करूंगा जो आप मेरे मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो ना, आप कह रहे हैं कौम संजीदा नहीं लेगी, इसका मतलब तो यही हुआ ना, कौम गैर संजीदा लेगी ना। देखें अब्दुल्ला साहब, हाफिज साहब, वो आप फोरम पर उठा दें। हाफिज साहब सुन तो लें, बात तो सुन लें। किबला, गुजारिश ये है कि जब आप लोग छोटी छोटी चेयरमैनशिप पे लड़ाइयाँ करेंगे तो फिर कौम तो गैर संजीदा ही लेगी ना। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए ना। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि छोटी चीजों पर लड़ने के और कुर्सियों पर लड़ने की जरूरत ही नहीं। ये वक्त का तकाजा नहीं है। वक्त का तकाजा ये है कि हम कौम को और रियासत को कैसे मजबूत कर सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ। राइट, जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ भी यही है। हाँ, अगर तहफ़्फ़ुज़ात है तो फोरम है, फोरम पर आके बात करे। तो ये गलत कर रहे हैं बार बात करके। यही है। अब्दुल्ला साहब, ये क्या फरमा रहे हैं? पीपल्स पार्टी गलत कर रही है बाहर बात करके, उन्हें नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं। कहता हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि फोरम से हट के बात करना ये मुनासिब नहीं है। इससे इंतजार पैदा हो, इससे सियासी सूरत-ए-हाल गैर मुस्तहकम हो। बहुत शुक्रिया। हाफिज हमदुल्ला साहब, सीनियर रहनुमा JUIF हमारे साथ मौजूद थे। वो कहते हैं पार्टी का भी स्टांस है कि इलेक्शन वक्त पर हों, लेकिन कुछ लोगों की राय है, वो तो मौलाना साहब की भी तजवीज़ की बात सामने आ रही है, और PMLN के भी कुछ लोग ये कहते हैं कि हालात देखने में, वज़ीर कानून ये कहते हैं दुआ करें, देखें क्या होता है, ऐसा ना करना पड़े हमें। अतर काज़मी साहब, क्या हो रहा है आपके ख्याल में? इलेक्शन टाइम पे हो रहा है, नहीं हो रहा, या इससे पहले भी बहुत कुछ है अभी? जी, अब देखें आदिल अब्बासी साहब, ये जो आपका क्वेश्चन, और सिर्फ आपका क्वेश्चन ही, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ही शो करता है कि इस वक्त हम किन हालात में हैं। पाकिस्तान के अंदर एक आइन मौजूद है, आइन के अंदर इलेक्शन का तरीक़ाकार मौजूद है, वक्त का तयन है, सब कुछ है, जमहूरियत है, किसी किस्म का जमहूरियत में कोई रखना नहीं है, जमहूरी जमातों की हुकूमत है, और फिर भी हम पूछ रहे हैं कि इलेक्शन क्या वक्त पे होंगे या नहीं होंगे। और ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, इसलिए कि 2 सूबों के अंदर इलेक्शंस वक्त पे नहीं हुए। अब हुकूमती शख्सियात ये भी कह रही हैं कि अगर असेंबली
1 या 2 दिन पहले भी तोड़ दी जाती है तो 60 रोज नहीं, फिर आइन कहता है कि आपने 90 रोज में इलेक्शंस करवाने, तो 1 महीने की मुद्दत तो वहां पे बढ़ सकती है। लेकिन जब पंजाब में और केपीके में असेंबलियां पहले टूटी थी, वहां पे 90 रोज में नहीं करवाई गई। तो जब आपने एक तरह से एक सेट कर दिया प्रेसिडेंट कि आप अपनी मर्जी से चीजें कर रहे हैं, आप आइन और कानून के मुताबिक नहीं कर रहे, जहां पे आपने डंडी मारनी होती है आप मार लेते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो इनकी मर्जी होगी ये वो करेंगे। तो आपके ख्याल में ये तारीख आगे जाती दिखाई दे रही है? अगर ऐसा हो गया तो कोई ऐसा सरप्राइज नहीं होगा, पहले से ये प्रिडिक्ट कर लिया है कि ये ले जा सकते हैं आगे? देखिए, ये पहले लेके जा चुके हैं ना, ये 2 सूबों के अंदर लेके जा चुके हैं, खुद हुकूमती शख्सियात कह चुकी हैं कि हो सकता है कि हम चीजों को आगे लेके जाएं, इसलिए कि इन्होंने देखना ये कि इलेक्शंस इनके लिए कितने मुवाफिक हैं, वहां पे हालात किस किस्म के। अगर इनको ये लगा कि इलेक्शंस के अंदर हमने जो एक तीसरी कुव्वत थी तहरीके इंसाफ, उसको बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया, फिर तो ये इलेक्शंस करवा लेंगे। इलेक्शंस 2 सूबों में ना करवाने की वजह यही थी कि इनको खदशा था कि वहां पे हम हार जाएंगे। तो यहाँ पे अगर इनको लगता है कि तहरीके इंसाफ खत्म हो गई है एक तरह से, तो फिर तो इलेक्शन ये टाइम पे करवा लेंगे। अगर ये इनको कोई शक हुआ तो फिर थोड़ी सी चीजें आगे जा सकती हैं। ठीक, सना साहब आपको क्या लग रहा है ये जो माहौल इस वक्त हुकूमती इत्तेहादियों के बीच में बना हुआ है, ये बात ठीक है, छोटे छोटे इशूज़ के ऊपर इख्तलाफात हैं, फंड्स पे हैं, डेवलपमेंट पे हैं, चेयरमैनशिप्स पे हैं, ये तो दिख रहा है, बड़ा वाजे हम सबको दिख रहा है। लेकिन आपके ख्याल में ये कोई कैलकुलेटेड मूव है कि दिखाएं जी हमारे भी एक दूसरे के साथ इख्तलाफ हैं और बड़े हम अपने इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या फिर वाकई ये भी अब उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहाँ इनको पता है कि अब आगे पता नहीं इलेक्शन कितना टाइम बाद हो क्या हो, तो जो कुछ भी है वो हम अभी हासिल कर लें? योर टेक ऑन। देखिए, 1 साल हो गया, नवाज शरीफ साहब की वापसी मुमकिन नहीं हो सकी। आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अपने आइन में तरमीम आप कर नहीं सकते, एक्ट पे एक्ट आप बना रहे हैं, कभी एक नाम देते हैं कभी दूसरा नाम देते हैं। तो मामला तो हमें पता है कि फिर 162 1F भी अप्रूव हो जाता है, फिर सेनेट के चेयरमैन के मराद भी मंजूर हो जाता है, वो बिल भी मंजूर हो जाता है, सब कुछ मंजूर होगा इस मुल्क में। लेकिन इलेक्शन जो हैं वो किसको मंजूर हैं किसको नामंजूर है, मेरा ये ख्याल है ये बुनियादी मौक़िफ़ है और ये हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो ख्वाहिश की थी कि शायद PTI का जब इख्तिताम हो जाएगा तो उनका एक शानदार इफ्तिताह होगा पंजाब में, सब टूट फूट के बाद उनके पास आ जाएंगे। बीच में आ गए जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने तमाम टूट फूट का शिकार जो थे अपने पास रख लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो होप करी थी वो हुआ नहीं। नून लीग होप करी थी कि चलें जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक अगर इससे मुतासर होता है तो ये हमें कबूल है, जहांगीर खान तरीन साहब ये कर लें। तो हर किसी के अपने अपने सियासी मफादात हैं। अब नवाज शरीफ की वापसी से इलेक्शन तो नहीं जोड़े जा सकते क्योंकि उसके मामला तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। अब नवाज शरीफ साहब आया खुद आते हैं और ख़ुद अपने आप को पेश कर देते हैं, फिर केस को दोबारा वो अपील में जाते हैं, क्या उनको इजाज़त मिलती है वो देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे सिर्फ ये मसला है कि यहाँ पे इस मुल्क में जो गैर कानूनी तौर से बाहर भेजा जाता है ना, उनका जो कानूनी तरीका इख्तियार करने की कोशिश करते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आती कि अब आप ये गैर कानूनी काम करेंगे तो उसको कानूनी तौर पर आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर उनका जाना वजह था, उनका शहबाज शरीफ साहब का जो गारंटर एज गारंटर उन्होंने दिया वो भी वजह था, तो फिर वापस भी ले आए। मगर मसला ये है कि आपको तमाम चीज़ें अपनी मफाद में दुरुस्त करनी है, आपको जेल भी नहीं जाना है, आपको इमरान खान साहब की कासिम की अब्बा साहब की पार्टी को भी ख़त्म करना है। आज तो असद उमर साहब भी बोल पड़े कि मैंने तो कुछ किया नहीं है। मतलब यहाँ तो लोगों के किबले ऐसे तब्दील हो रहे हैं जैसे मतलब अल्लाह माफ़ करे कि पता नहीं क्या लोगों ने किसको अपना खुदा समझ लिया है और किसको खुदा समझते हैं। लेकिन ये बता दीजिए कि जो इफ़ेक्टिव कैंपेन कासिम के अब्बा ने की वो आप उसको तो नहीं डिनाई कर सकते। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है उसको आप कैसे तोड़ेंगे? आप लोगों को पकड़ धकड़ सकते हैं, आप उनके वर्कर्स को जिन्होंने 9 मई का साने हमें इन्वॉल्वमेंट है या जिन्होंने उनकी सरपरस्ती की या इन्होंने मास्टरमाइंड किया, उनको तो आप हाथ लगा दें, ज़रा मुझे भी बता दें वो किधर है। जो जिसका नाम आता है वो तो इस्तेकाम पाकिस्तान में आ जाता है, तो इसका नाम अदम इस्तेकाम रख देना चाहिए। मगर मुझे तो ये मतलब मुझे तो ये हैरत है, लेकिन उनके लिए तो इस्तेकाम ही है ना, हुई है कि नहीं, पार्टी रजिस्टर हो गई है तो उनके लिए तो इस्तेकाम ही है ना। पहले वो जो हमारे काम का नहीं है वो उन्हीं के जी वो वजह वो जगह क़याम भी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो जगह क़याम भी है। तमाम जो अपने गुनाह धोना चाहते हैं उसमें चले जाएं। पहले पाकिस्तान मैंने सना साहबा 1 महीने पहले ट्वीट कर दी थी, तो मेरी पार्टी में ड्राई क्लीन, मैंने पहले 1 महीने पहले ट्वीट कर दी थी कि असद उमर साहब भी जो है वो बिल्कुल जाएंगे। असद उमर साहब का एक तरीका कार है, वो बड़े तरीके से
अपने मामलात चलाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो वजारत में थे, चाहे वो अपोजिशन में थे, चाहे वो अब इन मुश्किल हालात में। 1 महीने पहले मैंने कह दिया था कि ये पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, वो रास्ता ढूंढ रहे थे कि कोई मुझे जुमले, अल्फाज, तरीक़ाकार मिल जाए। वो उन्होंने अब बड़े तरीके से बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो दोनों तरफ उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो रही ना, जिन्हें छोड़ रहे हैं उनकी भी नहीं, जिन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं उनकी भी नहीं। तो आज उन्होंने अल्टीमेटली ये कर दिया, ट्वीट मेरी रिकॉर्ड पे। फिर उन्होंने, आपको याद होगा कि एक पूरी लिस्ट खान साहब ने दी थी कि डायलॉग करने के लिए ये लोग होंगे, और उसके बीच में भी मैं तकरीबन कह चुका हूँ कि 90% जो है वो अलग ही होंगे, वो में एक आध कोई 2 होंगे जो शायद खड़े रह जाए, वो तो एक ही होगा बल्कि शायद, तो वो भी हो जाएंगे। सो ये सब कुछ प्रिडिक्टेड था, एंटिसिपेटेड था, ये सब हम देख रहे हैं, क्योंकि अब सबको समझ आ रहा है कि रास्ता बंद हो गया है। सो जो आप बात कर रही हैं पीटीआई की, वो रास्ता तो फिलहाल टू बी ऑनेस्ट बंद होता दिखाई दे रहा है। अब जो उसका वोटर है वो साइलेंट रहेगा, वो किसी के साथ जाएगा, ये एक सवाल ज़रूर हमारे सामने रहेगा। लेकिन जो ये कर रही है गवर्नमेंट, जो अभी हमारे सामने IMF का चैलेंज है, जो इकोनॉमिक फ्रंट पे हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं, असल रियल इशूज़ तो ये हैं कि क्या हम इन मसाइल से निकल सकेंगे या वही चेयरमैनशिप, छोटी छोटी बातें, ये एक सवाल है कि ये इन मामलात को सेटल करते रहेंगे। यार मुझे मेयर मिल जाए, मुझे चेयरमैन मिल जाए, मुझे फंड्स मिल जाए, मुझे डेवलपमेंट मिल जाए, जो कि हम देख रहे हैं इस वक्त पूरे मुल्क में ये बहस हो रही है इत्तेहादी जमातों की एक दूसरे के साथ। एक ब्रेक लेते हैं, इस पर बात करेंगे कि मईशत का क्या होगा। वेलकम बैक। अतर काज़मी साहब, ये पीपल्स पार्टी और ज़रा नून लीग पर आते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के थोड़े से डिफरेंसेस दिखते हैं, फिर एक दूसरे को, अभी हमने देखा आज फिर कहा कि बयानबाजी से रोक दें। आपके ख्याल में ये पंजाब में जो IPP वाला मामला है, ये पीपल्स पार्टी के प्लान्स में रुकावट बन गया है और PMLN उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है, उन्होंने उनको पंजाब में ब्लॉक किया है, क्या है, व्हाट इज़ योर एनालिसिस कि क्या हो रहा है? इसकी वजह से पीपल्स पार्टी को ज़्यादा धचका है, नून को है, किसको है? देखिए, जहां तक IPP का ताल्लुक है, ये बुनियादी तौर पे जमात बनाई इसलिए गई है कि दोनों भी जो जमातें हैं वो उस तरह जो तरीके इंसाफ का वोट बैंक है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो अब ये जमात ऐसी है जिसमें वो शख्सियात गई हैं जिनका PTI से ताल्लुक भी है, और वो बुनियादी तौर पे बातें भी इस तरह की कर रहे हैं कि जनाब हमें PDM से भी गिला शिकवा है, हम इस हुकूमत के साथ भी नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ की भी कुछ पॉलिसीज से हम खुश नहीं है। तो वो उसका मकसद है। और दूसरा, जो जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने बड़ा क्लेवरली ये पोर्ट्रे किया हुआ है, और वो मीडिया भी समटाइम उसको प्ले अलोंग करता है कि जी अगले वजीर आजम बिलावल साहब हैं, ये तय हो गया। ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ। वो और इसलिए मेरे ख्याल में ये उनके लिए भी इसमें तो क्या तय हुआ इशारा है? कुछ भी तय नहीं हुआ। जो लोग इलेक्शन जीतेंगे वो आके हुकूमत संभालेंगे। तो इन्होंने पहले से ये तासुर देना शुरू कर दिया कि जी बिलावल अगले वजीर आजम है और पंजाब भी पूरा इनकी तरफ आ जाएगा। तो ये जो पार्किंग लॉट बनाई गई है, तो ये जो इलेक्शन में आपके ख्याल में कौन जीतेगा? और ये तो ये पाकिस्तान की अवाम फैसला करेगी ना। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए, उसमें तहरीके इंसाफ को भी इलेक्शन लड़ने दिया गया, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जमात अब तक के हालात के मुताबिक तो हमें वो नजर आ रही है पंजाब के अंदर। अगर तहरीके इंसाफ बिल्कुल कमजोर हो जाती है तो उसके बाद वहां पे वोट बैंक बड़ा पंजाब में नून लीग का है। पीपल्स पार्टी की तो कोई 10 सीटें आप पूरे पंजाब में नहीं ऐसी बता सकते जिसपे आप ये कहें कि यहाँ पे 70% चांस भी है कि पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। वैसे मैं आपको एक खबर कम तज्जिया दे देता हूँ कि इस वक्त बैटलफील्ड जो है ना वो पंजाब बनी हुई है। नून लीग की नज़र इस वक्त वफाक से ज़्यादा पंजाब पे है, क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त फेडरल में फेस करनी पड़ रही है ना, वो सिचुएशन इतना आसान नहीं होगा जो भी फेडरल लेना चाहता है। लेकिन बहरहाल हैविंग सेड दैट, मुझे सिर्फ ये बता दें कि एक तो आपने कह दिया कि जी ठीक है, फेयर इलेक्शन हो, क्या सिचुएशन होगी, और PMLN का आपका ख्याल है। PMLN अभी ये गवर्नमेंट करके जा रही है, उन्हें अंदाज़ा है कि फेडरल में क्या है, उनका फोकस भी पंजाब ही है। आपके ख्याल में कि ये जो IPP है ये भी गेन करेगी कुछ या नहीं, ये फेल हो जाएगा सब कुछ? देखिए, IPP में सिर्फ ये होगा कि जहांगीर तरीन साहब की जो साफ सुथरी रेपुटेशन थी वो टार्निश हो जाएगी जिस दिन से ये जमात बनी है। देखिए, ये कंफ्यूज जमात है ना। इस जमात का जो एक मोजिज शख्सियत है जिनके पास सबसे ज्यादा ओहदे हैं, वो आज तक काबीना का हिस्सा है। अब शायद वो काबीना से रिजाइन होंगे, ओन चौधरी साहब। तो ये जमात का नजरिया क्या है?
ये तो सिर्फ पंजाब तक महदूद है। जो आपने बात की, मैं 100% एग्री करता हूं उससे, और वही मेरा तज्जिया है कि ये सिर्फ पंजाब के अंदर सियासत को संभालने के लिए ये जमात। अपेरेंटली मेरा भी तज्जिया यही है कि ये पंजाब फोकस ही है, लेकिन जब KP का ग्रुप फैसला कर लेगा, जो मेरा ये ख्याल है परवेज खटक साहब भी अल्टीमेटली इन्हीं को ज्वाइन करेंगे, अपना ग्रुप बना के भी इसी ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन करना, ये मैं 1 महीने से बात कह रहा हूँ, तो फिर ज़रा ये वफाकी सतह की पार्टी नज़र आएगी या इसका शेप बनेगा। लेकिन ये ज़रा असद उमर साहब के बारे में मुझे बताइएगा, आपके ख्याल में वो सिराते मुस्तकीम पे चल पड़े हैं या स्टक अप इन बिटवीन है, क्या पोजीशन है उनकी? देखिए, बात ये होती है अब्बासी साहब कि अगर आपने प्रिंसिपल पे कोई चीज करनी है ना, तो आप नदीम अफजल चंद की तरह उस वक्त छोड़ते हैं ना इमरान खान को, जिस वक्त कहा जा रहा था कि इमरान खान तो 2035 तक रहेगा। उस वक्त आपको कोई मसला नहीं हुआ। 1 साल की ऑपोजिशन के अंदर भी आपको कोई मसला नहीं हुआ। अवामी जो बड़ी ताईद थी, जो सपोर्ट थी, उसका राइट भी आप कर रहे थे, पूरा उसको ग्लोरीफाई भी कर रहे थे। और अब अचानक जब आप पे प्रेशर पड़ा है तो आपको प्रिंसिपल स्टांस आ गया। मेरे ख्याल में असद उमर साहब की पोजीशन बड़ी कमजोर है और जो उनका मौकिफ है उसमें भी मुझे बड़ी कमजोरी नजर आती है। ठीक है, सना बुच्चा साहब, आपके ख्याल में सिराते मुस्तकीम पे चल पड़े या फिर बीच में फंस गए, उनको समझ नहीं आ रहा अब क्या करना है? देखिए जी, अल्लाह ताला भी तौबा कबूल कर लेता है, लेकिन मैं ये नहीं समझती कि असद उमर साहब बरियो ज़बा हो गए हैं। क्या वो ऑडियो हम भूल गए हैं जिसमें जरखेज़ हैं दिमाग, और उनको शीरीन मज़ारी साहिबा भी कह रही हैं, बीच में असद उमर साहब भी हैं और कासिम के अब्बा भी हैं, और कह रहे हैं कि उनके दिमाग जरखेज़ हो गए हैं हमारी आवाम के, तो ज़रा ये अमरीकी एजेंडा जो है वो इम्पोज़ किया जाए, बताया जाए कि कैसे इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर हो गई है। लेकिन इसको कह के मैं कह रही हूँ कि किस किस से आप अलहदगी इख्तियार करवाएंगे, किस किस से, और क्या वो अलहदगी इख्तियार करने से वो उनके ऊपर जिम्मेदारी कम हो जाती है? कि वो क्या इसमें इन्वॉल्व नहीं थे? क्या वो उनको इल्म था? और ये एडवाइस देने वाले जो असद उमर साहब इतने करीब थे, क्या हम उनके तमाम तर बयानात भूल जाएं? क्या हम शाह महमूद कुरैशी साहब की धमकियाँ भूल जाएं? क्या हम फवाद चौधरी साहब के तेरा बाप भी देगा आज़ादी ये भूल जाएं? तो ये मुझे तो समझ नहीं आती कि मतलब मुझे तो बिल्कुल ये समझ नहीं आ रही कि ये लोग क्या समझ रहे हैं, ये किस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेंगे? ये PTI के वोट बैंक को इंटैक्ट रखेंगे या ये इस्तेहकाम पाकिस्तान को इंटैक्ट रखेंगे? इस्तेहकाम पाकिस्तान ज्वाइन करने का मकसद क्या है? क्या सिर्फ जेल से दूर रहने की जगह है या वाकई कोई इनकी कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल हो सकेगी? जहांगीर खान तरीन साहब बड़े सियासी मंजरनामे पे जाहिर है हमेशा इंपॉर्टेंट रोल उनका रहा है। मैं अभी भी समझती हूँ कि उनको पता है क्या होना है, उनको पता है कि किस तरह से लेके चलना है, इसीलिए वो इतना कन्विंस कर रहे हैं। खटक साहब की जहाँ तक बात है, देखें खटक साहब जो हैं वो काफ लीग से भी बात कर रहे हैं, वो इनसे भी बात कर रहे हैं, इनको यहाँ ओहदा भी दिया जा रहा है इस्तेहकाम पाकिस्तान में, लेकिन काफ लीग से भी कॉन्टैक्ट जारी है। और ये मत भूलिए कि आज परवेज इलाही साहब को भी जमानत मिल गई है। शुजात साहब जो अभी ये भाइयों में झगड़ा हो गया था, दुआए खैर से वो भाग गए थे, उसके बाद उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, वो काफ लीग में नहीं थे, वो PTI के सदर हो गए थे। आज उन्होंने तो अपने आप को अलहदा नहीं किया, वो तो चौधरी शुजात साहब ने जाके उनको निकलवाया है, मेरा ख्याल है कल जाके मुलाकात की है, तो मेरा ख्याल है कोई भाईचारा जाग गया है। लेकिन ये मामला ऐसे नहीं खत्म हो सकता। किस किस के ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे आप? ये 9 मई का सानिया क्या खुद ब खुद हो गया है? क्या एक पार्टी ने खुद कर लिया है? क्या एक पार्टी को इतनी सियासी ताकत है उसके पास कि वो रियासत को चैलेंज कर सके? ये मुझे बता दें कि किस किस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। इसमें मीडिया सरे फहरिस्त है, इसमें हमारे जो इदारे हैं वो सरे फहरिस्त हैं, और उन्होंने ओपनली इस चीज को किया है। किधर है जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब? किधर है जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब? किधर है जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफें कर कर नहीं थकते थे, जो इनको चोर डाकू कहते थे मौजूदा हुकूमत को? वो कहाँ है आज? वो सारी सपोर्ट कहाँ गई? मैं कह रही हूँ जो इनका एक पूरा एक बाकायदा इदारे ने दिफा किया है, आज वो इदारा भी कह सकता है कि हम इनसे खिलाफ हैं। आप इदारे के अंदर तमाम लोगों से ये कहलवा सकते हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जिसकी बुनियाद आपने रखी, जिसको पाला आपने, जिसको पानी आपने डाला, जिसको खाद मिट्टी आपने डाली, आज आप कह रहे हैं वो अनाज आपका नहीं है, तो किसका है फिर? वो अनाज जो हम काट रहे हैं, जो अवाम काट रही है, जो IMF हमें लोन नहीं दे रहा है, जो हमारे माशी मामलात हैं वो मुसीबत में है, हमारे नौजवान जाते हैं वो डूब जाते हैं, यहाँ रोजगार मुहैया नहीं है, लेकिन इस पर किसी को बात नहीं करनी। इस पर बात करनी है जी किसको किसका TV पर नाम लेना है तो किसका नहीं लेना। और मेरा ख्याल है जी उलझाने वाले अब सुलझा भी नहीं पा रहे। अब इलेक्शन रोकें, कराएं, पार्टियां लेकर आएँ, पार्टियों को वजूद में लाएं, लोगों को आगे लेकर आएँ, लोगों को पीछे लेके जाएं। ये कौन कब तक कर सकता है? कौन कब तक कर पाएगा? ये ताकत का नशा क्या नशा है? ये इक्तदार में बैठी सियासी जमातों को नहीं पता क्या इन्होंने नहीं भुगता है? आज कोई नई चीज हो रही है इस मुल्क में जो हो रहा है उस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन दम घुटता है अब
अब दम घुटने लग गया है, बंद गली में हम आ गए हैं, ना आगे रास्ता है ना पीछे रास्ता है, ना ऊपर से सांस आती है ना कोई हवा है। यहां बंद गली में सांस घुट रहा है, दम घुट रहा है इस मुल्क में, लोगों का दम घुट रहा है, मईशत दम घुट रही है, उसका भी मतलब उसका तो दम निकल ही रहा है। हर चीज यहां पर बंद है। इसके बारे में बात मत करो, उसके बारे में बात मत करो, ये दरियाफ्त मत करो, ये इजहार मत करो। तो फिर करें तो करें क्या? ख्वाहिश करें कि मुल्क मुस्तहकम हो जाएगा। ख्वाहिशात पर कभी मुल्क मुस्तहकम हुए हैं? कोई उसकी कोशिश होती है, कोई कार्रवाई होती है, कोई दुरुस्तगी होती है। आप तो मजीद चीजों को उलझा रहे हैं, मजीद चीजों को बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। जो पॉपुलर थे उनको और पॉपुलर कर रहे हैं। समझ में नहीं आती कि आपको ये क्यों नहीं समझ आता कि एक तरीका कार होता है। सियासी जमातें रातों रात बनती और रातों रात खत्म नहीं हो सकती। ये पावर जिसके पास भी है और जो भी इसको एग्जीक्यूट कर रहा है उसको ये सोचना पड़ेगा कि अल्लाह के बाद वो सबसे ताकतवर होगा। लेकिन क्या ये हो सकता है? क्या ये बुनियादी तौर पर आप वोटर को जाके कह सकते हैं कि वोट ना डाले? ये तो मुश्किल है ना। अब वो चोर डाकू जिनको कहा था, कभी कोई कहते थे आज उनकी वापसी का रास्ता कोई नहीं मिल रहा। एक मरियम नवाज साहिबा है, वो बोलती है तो बस बोलती चली जाती हैं। जो बोल रहे हैं उनको याद नहीं है कि वो माजी में क्या बोल चुके हैं। मुझे तो इस सियासत में समझ नहीं आती कोई मुनाफिकत का लेवल है, कोई लेवल है कि मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि कोई सुलझाने वाले इसको उलझा कर अचीव क्या करेंगे। एक कमजोर मुल्क किसके हक में है? और अगर कोई साजिश से बचाना है तो उसका कोई तरीकाकार होगा ना, उसका कोई कानून होगा, उसके कानून पर कोई अमलदारी। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? क्या रहा है यहाँ? किसी को पता है कि कौन किस? सना साहब, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? भाई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना। इमरान, आप मुझे बता दें, अगर कासिम के अब्बा मास्टरमाइंड हैं तो उनको कटहरे में लाया जाए। अगर जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने कोई इनकी सरपरस्ती किया तो उनको सामने लेकर जाया जाए। अगर फैज हमीद साहब कहीं इन्वॉल्व है तो उनको लेकर आया जाए। ये क्या मामला है कि आप बेचारे बच्चों को पकड़ के रख रहे हैं? बाकी औरतें अब जेल भुगत रही है, लेकिन ये सियासतदान ऐसे डरपोक मैंने जिंदगी में नहीं देखे जो जेल से ऐसे भागते हैं। असद कैसर साहब दौरान समात ही गायब हो गए, और फिर शाह कुरैशी साहब, असद उमर साहब ने तो फवाद चौधरी से भी दौड़ लगाई है, गाड़ी में बैठ के चले गए। फिर कह रहे जी हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपका कैसे लेना देना नहीं है? आप कल तक जो उनके साथ थे, जो आप बयाना दे रहे थे, आपका कैसा लेना देना नहीं है? आपकी ऑडियो गलत है क्या? आप इन्वॉल्व नहीं है क्या? आज आप कह दें कि हम नहीं है इसके साथ तो हम नहीं है इसके साथ, आपकी इन्वॉल्वमेंट सारी खत्म हो जाएगी। फवाद चौधरी साहब क्या समझते हैं? भूल जाएंगे हम जो जिस तरह की धमकी आमेज गुफ्तगू वो करते थे? क्या वोट मिलेगा? कौन सा वोट मिलेगा उनको? मुझे तो नहीं लगता उनको कोई वोट मिलेगा, और मुझे तो लगता भी नहीं है कि उनको सियासत करनी चाहिए। मेरा माजरत के साथ मेरा बहुत सारे लोगों से इख्तिलाफ है कि सियासत में गंद साफ करें, उनको एडजस्ट मत करें। अगर उन्होंने गंद मचाया है तो उनको गंद के साथ टोकरी में डालें कचरे की। उनको मेरे वोट के लिए ना उनके लिए ऑप्शन बनाएं। मैं वोट क्यों दूंगी उनको? आप ऐसे लोगों को वोट के लिए कैसे मुंतखब कर सकते हैं? क्या बुनियाद है? अगर वो 9 मई में मौजूद थे तो आज बुनियाद क्या है कि वो बाहर हैं? बुनियाद क्या है कि जमान पाक में जमानतें क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती? जिसने किया है उसको पकड़े, जो बहक गया है उसको माफ करें। चले मैं जरा, बहुत हो गया ये, हम कब तक ऐसे देखते रहेंगे भाई? अतर काज़मी साहब, ये एक तो ज़ाहिर है सना साहिबा का ये ख्याल है कि छोड़ें किसी को भी नहीं, अक्रॉस द बोर्ड जाएं जिसने ये सारा काम किया है। आप ज़ाहिर है आपकी राय ज़रा मुख्तलिफ इस मामले में, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो परवेज़ इलाही साहब वाली बात किया, परवेज़ इलाही साहब की को B क्लास भी मिल गई और उनको जो है ना वो आज केस में एक ज़मानत भी मंजूर हो गई। तो ये 3 बंदे जिनकी हम बात कर रहे हैं अभी, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, ये तो बड़ी स्पीड से आज गए दोनों गाड़ी में और निकल गए। और तीसरे कंटेंडर हैं आपके परवेज़ इलाही साहब। सो ये तीनों जिस पर तहरीके इंसाफ का रिलायंस था, वो तो हम देख रहे हैं इस वक्त किस स्टांस पे खड़े हुए हैं, और इनको जो रिलीफ मिल गया है परवेज़ इलाही साहब को, ये क्या इशारा दे रहा है? फिर तो पार्टी के स्ट्रक्चर वाइज तो गेम इज ओवर। देखिए, जहां तक ये ताल्लुक है कि जो 9 मई में मुलविस है या किसी भी ऐसी हरकत में मुलविस है जहां पे कानून तोड़ा गया, उस पर मेरी तो बिल्कुल वही राय है जो हर उस कानून मानने वाले शख्स की राय है कि उन लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। और ये हुकूमत बार बार आपको बताती रही कि हमारे पास तमाम, लेकिन जिन्होंने इंसाइट किया उन पे भी होनी चाहिए ना, सिर्फ जो क्राइम सीन पे मौजूद थे सिर्फ उन पे नहीं होनी चाहिए ना, एडर्स एंड अबेटर्स के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए ना, प्लानर्स के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। उसमें कौन? मैं तो इस बात को मानता हूं। हुकूमत को रोका हुआ? हुकूमत को किसने रोका हुआ? ये तो कह रहे हैं हमारे पास ऑडियो भी है, हमारे पास सबूत भी है। तो भाई फिर आपको इतना उसको पेचीदा बनाने की क्या जरूरत है? आप कल से मुकदमात शुरू कर दें। अदालतें हैं मुल्क के अंदर, अदालती निजाम मौजूद है, आप करें। आपके पास अगर सारे सबूत हैं, सारी चीजें हैं, आपने अभी तक वो चीजें सामने क्यों नहीं रखी? इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंतहाई संगीन इल्जाम लगाया
कि खुदा ना खास्ता वो किसी खातून के साथ कोई बुरे सलूक की कोई प्लानिंग की जा रही है, वो भी ऑडियो हमने पकड़ी है। बाकी ऑडियोज तो सारी आ जाती हैं, ये ऑडियो भी लें, तो किसने रोका है? इस पे तो देखें ना, जिससे भी आप बात करेंगे किसी भी शख्स से, वो यही कहेगा कि अगर इसमें जो भी शख्सियत मुलविस है आप उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। क्यों नहीं कर रहे आपके ख्याल में? देखिए, मैं वो जो आपने सना पूछा साहब की बात की, जो उन्होंने बातें की तल्ख बातें हैं, लेकिन हकीकत है, मैं उनसे एग्री करता हूं। जो उन्होंने ये भी कहा कि दम घुट रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर, ये वो चीज है जिसके ऊपर सोचने की जरूरत है। ये जो 13-14 जमहूरी जमातें हैं जिनकी हुकूमत है, क्या जमहूरियत ऐसी होती है कि जहां पे अवाम का दम घुटे? आप इस्लामाबाद में हम बैठे हुए हैं कि हम प्योंगयांग में बैठे हुए हैं? आप 1 साल से देख लें कि जो सियासी मुखालफीन है उनको सियासी एक्टिविटी की इजाजत नहीं है। खुद आप सुप्रीम कोर्ट के सामने कंटेनर लगा के जो मर्जी तकरीरें करते रहे। तो ये वो सारी चीजें हैं जो सियासी अमल है वो हमें रुका हुआ नजर आ रहा है, और इसी वजह से दम घुट रहा है, और मईशत भी इसी वजह से बर्बाद हो रही है। अब मसला ये है सियासी कंप्लीट कर लें आप, कंप्लीट कर लें कि सियासी अदम इस्तेकाम जब तक खत्म नहीं होगा, उसमें सबका किरदार है। जब तक वो खत्म नहीं होगा तो आप मौशी तौर पे इस्तेकाम नहीं ला सकते पाकिस्तान। ठीक, बिल्कुल सही है। अब मसला ये है कि जो हम जिस दम घुटने की हम सब बात कर रहे हैं, वो दम जरूर घुट रहा है क्योंकि एनवायरनमेंट इस तरीके का बन चुका है, लेकिन असल मसला ये है कि जिन लोगों ने इन मामलात को ठीक करना था वो अपने ज़ाती मामलात ठीक करने में लग जाते हैं, और जब लोग अपने ज़ाती मामलात ठीक करने में लग जाते हैं तो फिर आवाम का यही हाल होता है। प्रॉब्लम तो ये है, जो उसूल पसंद बनते हैं, उसूल की सियासत करना चाहते हैं, उनका हाल ये है कि वो माहौल देखते हैं कि माहौल मिले तो हम फ़ौरन अपनी साइड बदल लें। सो यहाँ पर खोखले नारों के साथ जो है वो काम चलाने की कोशिश की गई है। जहाँ उसूल पे खड़ा होना था वहाँ उसूल पे खड़े होने के बजाय फ़ौरन से डील कर ली जाती है। तो थैंक यू सो मच सना बुच्चा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। अतर काज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। और इस वक्त जो है सिचुएशन इसी तरीके की है कि यहाँ पर अपने अपने मामलात को देखा जा रहा है, बजाय इसके कि जो इस वक्त इश्यूज़ हैं उनकी तरफ फोकस किया जाता है, और बहुत छोटी छोटी इश्यूज़ के ऊपर जो है वो एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा बात करेंगे एक दहशतगर्दी का वाक़यात जो हुए थे, उसका कला कमा करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने क्या किया। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब एक और दहशतगर्द मुकामिल शाह उर्फ सरबकफ मोहम्मद अंजाम को पहुंचा, जो रवा साल 30 जनवरी को पुलिस लाइंस पेशावर की मस्जिद में होने वाले खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 84 नमाजी शहीद हुए थे। इसके अलावा गुज़िश्ता साल दिसंबर में I-10 इस्लामाबाद और FC हेडक्वार्टर्स मुस्लिम बाग में होने वाले हमलों में भी यही दहशतगर्द मुलविस था, जो गाजी मीडिया नेटवर्क के नाम से सोशल मीडिया पर रियासत के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करता था। 9 मई वाक़यात को भी इसने अपनी इस मज़मूम मुहिम के लिए इस्तेमाल किया। सरबकफ मोहम्मद का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार से था, जो अगरचे TTP में जम हो चुकी थी, लेकिन दोनों ग्रुपों के दरमियान इख्तलाफात रहते थे, जिसकी बुनियादी वजह अगवा, भत्ताखोरी और बच्चों के इस्तेहसाल के लिए इलाके की तकसीम थी। गुज़िश्ता कुछ अरसे से सरबकफ खुद को नूर वली महसूद का नेमुल-बदल जाहिर कर रहा था। इन्हीं अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से दहशतगर्द कमांडर की मौत पुरअसरार हालात में अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ में हुई। कुछ दिन पहले दहशतगर्दों के सोशल मीडिया में सरबकफ को जहर दिए जाने की खबरें गर्दिश कर रही थीं। इत्तलात हैं कि नूर वली महसूद ग्रुप ने ही सरबकफ मोहम्मद को जहर दिया। इससे पहले एक और कमांडर अब्दुल वली के बारे में भी यही खबर है कि इसे भी नूर वली ग्रुप ने मरवाया था। सरबकफ को अपने इलाके में झूठ और दहशत की अलामत समझा जाता था। सरबकफ की हलाकत दहशतगर्दी के लिए बड़ा नुकसान, दहशतगर्दों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से बढ़ती हुई अमवात से दहशतगर्द कमांडर्स शदीद दबाव में हैं। मुख्तलिफ महाज पर नाकामी ने दहशतगर्दों के दरमियान तंजीमी इख्तलाफात को मजीद हवा दी है। इसकी बड़ी वजह सिक्योरिटी इदारों की इंटेलिजेंस बेस्ड स्विफ्ट ऑपरेशंस हैं, जिनको आवाम की भरपूर तायद और हिमायत हासिल है, और इस बाहमी एतमाद का नतीजा है कि आज दहशतगर्दों के ज़ेरे असर कंट्रोल इलाकों पर रियासत की रिट भी बहाल हो चुकी है। तो एक अहम जो है वो ये इस लिहाज से डेवलपमेंट थी, क्योंकि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की अफवाज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सफारा हैं, और पूरी कोशिश जो है वो करते हैं कि पाकिस्तान का दिफा
यकीनी बनाया जाए और पाकिस्तान को जो है वो महफूज बनाया जाए। प्रोग्राम में आज हमारी तरफ से यही कुछ। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।